नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके साथ लास्ट वीडियो हो 9th क्लास के पहले चैप्टर की, ठीक है ना। आपको जैसे कि पता ही है, हम रोज़ाना 9th का जो साइंस की जो वीडियो आती है आपकी 2 बजे आती है दोपहर में, और सुबह में आपको 9th की वीडियो मिलती है 10 बजे मैथ की, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं इस टाइम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या काम कर रखा है, सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया है। तो देखिए, सब्सक्राइब करने से तो हमें आप खाली हमारे चैनल पर आ सकते हैं, लेकिन बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे तो उससे क्या है, जैसे ही वीडियो हमारी अपलोड होगी डायरेक्ट आपके यूट्यूब पे फ्रंट पेज पर दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है। तो सब्सक्राइब से आपको वीडियो तुरंत के तुरंत आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा, हाँ वीडियो आ चुकी है। तो आप इनबॉक्स में जाके चेक भी कर सकते हैं 2 बजे, ठीक है, 2 बजे 9 बजे जो भी टाइम है आपका, आप चेक कर सकते हैं जब भी जाके, तो आपको पता चल जाएगा वीडियो आ गई है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। देखिए, हमने आगे चलते हैं। देखिए, हमारी जो आज का है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिए, आर्द्रता क्या होती है, वायु है, वायु में क्या है, जो वाष्पीकरण जल होता है वो वायु के अंदर फैल जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, उस एरिया की आर्द्रता कहलाती है वो, ठीक है ना। तो वायु में जो जल की मात्रा होती है वह उसकी आर्द्रता कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ ना जो वहाँ की वायु, वहाँ पर जो वाष्प है वो अधिक है, इसलिए वहाँ का एरिया पूरा ठंडा भी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। देखिए क्या होता है, वायु है, वायु में कण हो गए वायु के, तो उनको क्या चाहिए होता है, जैसे अब नीचे पानी है तालाब वगैरह में, तो जो तालाब में पानी होता है वो क्या करते हैं, जो वायु के कण होते हैं वहाँ से ऊर्जा ले लेते हैं, ऊर्जा लेके क्या है, उसी के साथ चिपक के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वायु के कणों में क्या हो जाता है, ये पानी की जो जल की बूंदें होती है वाष्प के रूप में उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, जब वायु के अंदर पहले से ही जल वाष्प है तो क्या होता है, तो कहीं और से फिर जल वाष्प नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो यही बात कही है, जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक है तो क्या होता है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, वाष्पीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा वर्षा के मौसम में क्या होता है, पानी भरा है तो वो सूखता नहीं है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में देखा होगा थोड़ी देर पानी भरा और वो सूख गया, लेकिन सर्दी में कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वायु में है ना पहले से ही नमी होती है, पहले से ही जल वाष्प की बूंदें होती हैं, तो इसलिए उनका वाष्पीकरण भी होता है ना, तो ऊपर नहीं उठती, वो वहीं के वहीं रह जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा आपको। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कोई कपड़ा है, ठीक है ना भाई, क्या हुआ, जैसी हवा आई, ठीक है ना, उन्होंने क्या काम करा, जो बूंदें थी कपड़े के ऊपर की वो सारी जो वायु के कण में जाकर चले गई आगे। फिर उसके आगे के बाद क्या है, दूसरी वायु आई, ठीक है, फिर उसके साथ कुछ कपड़ों की जो बूंदें थी पानी की कण वो लगे और वो चले गए, फिर और वायु आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि धूम में तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये कारण होता है तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखने का। देखिए, जिसी ने बीच में से वीडियो देखा तो उसको बहुत कम समझ में आता है। कभी भी कोई भी चैप्टर देखे तो शुरू से हमेशा देखें, ठीक है ना। तो बीच में से देखने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर समझ में ना आए तो उसे शुरू से जरूर देखना। आगे देखते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, देखिए वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो पानी के जो कण होते हैं उनकी जो द्रव होता है, द्रव के जो कण होते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऊर्जा कम होने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। तो द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना, आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे। या फिर जल वाष्प है, जैसे वायु है, वायु में जल वाष्प है और उनमें क्या है, उन्हें ऊर्जा की जरूरत है, तो क्या करेंगे, वो आसपास से ऊर्जा ले लेंगे। या फिर इसी तरीके से कहीं पर जल वगैरह होगा तो वहाँ से ऊर्जा ले लेंगे थोड़ी और अपने लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो ऊर्जा भी ले लेते हैं। आगे देखते हैं। तो अवशोषित कर लेते हैं, इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण वहाँ पर शीतलता आ जाती है, ठीक है ना। तो उस जगह पर क्या आ जाएगी, थोड़ी
शीतलता आ जाती है। जैसे यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज़्यादा भभका निकल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसी हवा आई तो थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर ठंडा ठंडा हमें लगने लगता है, तो क्या वायु में शीतलता होती है उस समय पर, ठीक है ना। और आपने देखा होगा, जैसे धूप है, धूप में हमने पानी छिड़क दिया, पानी छिड़कने के बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर जो वायु थी उनने क्या करा, जो पानी के कण थे वो अपने में समाहित कर लिए, तो वहाँ पे जो वायु थी तो वायु वहाँ पे ठंडी हो जाती है। कभी भी आप छिड़काव करके देख लेंगे, ठीक है ना, तो उसकी वायु कहाँ वहाँ पे कैसे ठंडी हो जाती है। फर्श पे पोछा लगाते हैं, आपने देखा होगा, उसके बाद कमरा ठंडा लगता है। जो ऊपर के जो वायु के कण होते हैं वो सारे पानी के कण को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए कमरा ठंडा हो जाता है। तो उस सारी जो गर्म गैस थी वो ठंडी हो जाती है, इसलिए हमें वहाँ ठंडा लगता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि हम एसोटीन को अपनी हथेली पर डालें, एसोटीन होता है, उसको अगर हम अपनी हथेली पर डालें तो इसके कण आपकी हथेली या उससे के पास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। देखिए हमारी हथेली क्या है, बहुत गर्म है, ठीक है ना। अब कोई आया एसोटीन, वो जैसे हमारे यहाँ पर डला तो उसने क्या काम करा, वो जो हमारे गर्म जो कण थे वो उनने ऊपर को अवशोषित कर लिए और उस ऊर्जा को लेके वो उड़ गया, ठीक है ना। तो पता क्या होता है, जो खाली स्थान होता है वहाँ पे हमें लगता है ठंडा ठंडा, तो ठंडा ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे जो गर्म जगह थी ना, जो भी गर्म पदार्थ थे, वो कण थे, वो सारे निकल जाते हैं, तो इसलिए वो जगह ठंडी लगती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त कर लेते और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। नेक्स्ट आते हैं, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है, ठीक है। आगे लिखते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। देखिए वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है ना। जब वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो द्रव की जो सतह के जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, वो हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर से या फिर आसपास से क्या ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और वाष्प बनकर और वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ होता है, ठीक है ना। हम लोग देखिए अगले से समझ में आएगा, सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है। देखिए हम लोगों को क्यों कहा जाता है कि गर्मियों में आप सूती कपड़े पहनिए, तो सूती कपड़े में क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है, ठीक है ना। और सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, तो सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है। तो जैसे हम सूती कपड़े पहनेंगे तो हमारे जो भी शरीर से पसीना आएगा तो वो क्या होगा, वो कपड़े में अवशोषित हो जाएगा। कपड़े में अवशोषित होने के बाद क्या होगा, अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा, तो सारा का सारा पानी इसमें भर जाएगा। तो जो भी कण वगैरह, जो भी वायु वगैरह हमें लगेगी, ठीक है ना, और और धूप लगेगी तो उससे क्या होगा, हल्के कण वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाएंगे, वायु आएगी तो वायु के साथ चले जाएंगे। तो इसलिए हमें कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, ताकि वो जो सूती वस्त्र है वो हमारे शरीर से पसीना सोखता रहे, और जो पसीना होता है वो वायुमंडल में जाता रहता है। नेक्स्ट आते हैं, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। देखिए जो वायु में उपस्थित जल वाष्प होता है ना, जब ये ठंडे पानी के संपर्क में आ जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है ना, और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं, अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम वैसे 5 अवस्थाएं बताइए, अब की जो वैज्ञानिक है वो 5 अवस्था और बता रहे हैं। तो बोस, आइंस्टाइन, कंडेंस्ड, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, मतलब कि 5 अवस्था जो अब के वैज्ञानिक है उन्होंने 2 अवस्था और जोड़ दिए हैं, बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेंट और एक प्लाज्मा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले पढ़ते हैं, बाकी आपको पता ही है, ठोस, द्रव, गैस, 2 ये वाली अवस्थाएं हो गई। तो जो आपके वैज्ञानिक है जो पदार्थ की 5 अवस्थाओं को बात करते हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इस अवस्था में कण, जो प्लाज्मा की जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अधिक उत्तेजित होते हैं। ऐसे कण, ठीक है ना, जो अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित वाले होते हैं। ये कण जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो कण होते हैं वो कैसे बने होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी आगे समझ में आएगा इसका। देखिए
जैसे ही इनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ये क्या करते हैं, ये जो आयनीकृत जो कण होते हैं ये आवेशित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अन्य चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। तो जब ये आयनिक जो कण होते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा के अंदर के जो कण होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर ये विद्युत जैसे इनके अंदर जाती है तो ये प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। जब इनमें प्लाज्मा बनता है तो प्लाज्मा क्या करता है, हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से है मेन, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। जो सूर्य और जो तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। और आयनीकृत आपको पता ही चल गया, ठीक है ना। जब इनमें विद्युत ऊर्जा जो प्लाज्मा के जो कण होते हैं, जब ये आयनीकृत होते हैं, जब इनके अंदर विद्युत ऊर्जा जाती है तो आयनीकरण जो होते हैं वो आवेशित होने लगते हैं, ठीक है ना, अपना आवेश बढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, एक और रह गया बस, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड प्लाज्मा। देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड क्या होता है। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, चांद पर पहले जाने वाला व्यक्ति, ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहा गया है, ठीक है भाई। तो बस इतना ही है इसके अंदर, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका चलेगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, प्लेलिस्ट में जाके पीछे की भी वीडियो देख सकते हैं आप।